Good afternoon, everyone. Today is 17th September, and we have gathered here to analyze today's important newspaper articles. The Hindu, Assam Tribune, and the Indian Express are the newspaper which we have taken these important articles from, and these are meant to help you complete or achieve your dreams of clearing APSC or UPSC. My name is Mayur, and I'm a senior faculty at CSAP. We received a few important feedbacks from the students. Most of you have appreciated the effort. Some of you have advised or suggested that अगर ड्यूरेशन थोड़ा सा अगर हम शॉर्टन कर पाए तो फ़ायदा होगा. तो आज हम वो कोशिश करते हैं, हम थोड़ा जल्दी से रैप अप करने की कोशिश करेंगे. आप हमें आज भी सजेशंस दे सकते हो कि सर इतना भी क्विकली नहीं कवर करना है या फिर और थोड़ा डिटेल डिस्कशन चाहिए या जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे. हम वी आर ओपन टू लिसनिंग टू योर फीडबैक्स. डू कंसिडर कमेंटिंग and do consider conveying it to me personally as well. Thank you so much. Let's begin. So today we would be covering 5 articles. वैसे आज विश्वकर्मा दिन है, वो आज इनका पूजा होता है, तो इसकी वजह से आज काफ़ी लेक्चर्स या काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे ऑफिस को छुट्टी दिया हुआ है. आज के न्यूज़पेपर में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, but we are going to continue the efforts, so that is why we would be covering few articles in details. और जो सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इम्पोर्टेंट है. बट दीज आर द 5 आर्टिकल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. टुडे इज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, तो उसके लिए उसके बारे में एक आर्टिकल है, उसको डिस्कस करेंगे. फिर ड्रग स्मगलिंग का इशू बहुत ध्यान में आ रहा है बॉर्डर स्टेट्स में, एंड वो ड्रग स्मगलिंग जो हो रही है, जो ड्रग डिलीवरी जो हो रही है, दैट इज बीन यूज, द टेक्नोलॉजी इज बीइंग मिसयूज्ड फॉर नार्कोटिक क्राइम. जो बॉर्डर स्टेट्स है, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर जो है, पंजाब राजस्थान के बॉर्डर के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा इंसिडेंसेस बढ़ गए, तो उसको एनालाइज करेंगे इस आर्टिकल में. थर्ड आर्टिकल इज क्लाइमेट चेंज एंड विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन इंटेंसिफिकेशन ऑफ the cloud burst or the climate disasters in hilly states, especially उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. देन वी विल सी कि सरदार पटेल जी के याद में एक होलोबॉक्स बनाया गया है, AI पावर्ड होलोबॉक्स होगा, उसके बारे में हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे. एंड PM विश्वकर्मा स्कीम के बारे में क्विकली विल गो थ्रू इट. तो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, ये QR कोड है, यू मे कंसिडर ज्वाइनिंग इट टू गेट द एक्सेस टू द important infographics and informative PDFs. This is about me. I've spoken earlier times as well. So this is, I'll take a minute to discuss about this. We would be launching GS Foundation batch for APSC and UPSC. This is very much suited for those who are working professionals. You may consider getting in contact with us by contacting on this particular telephone number. You can connect on this particular number. So let's get started. World Patient Safety Day, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है 17th सितंबर को. So ये पेशेंट जो है ना, some of you, like मैंने कुछ बच्चों से बात किया था, they were confusing it patient with patents. This is about patients, जो डॉक्टर के पास जाने वाले पेशेंट्स होते हैं, उनका सेफ्टी डे ये, not the patent. Okay. So जो पेशेंट्स है, इट इज मतलब 17 सितंबर जो है, इट इज ऑब्जर्व ग्लोबली. सितंबर 17 जो है, इट इज ऑब्जर्व ग्लोबली एज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे. पेशेंट सेफ्टी एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, बट इट इज नॉट बीन एड्रेस्ड एज मच एज इट शुड हैव बीन, है ना. इट इज हाईली अंडर एड्रेस्ड इशू. जो डेटा है वो ये दिखाता है कि जो इनबाउंड पेशेंट है, मतलब जो OPD वाले पेशेंट है, जो क्लिनिक में आपको पता ही है OPD क्या होता है, उसमें से 10 में से 4 पेशेंट को पेशेंट सेफ्टी की इश्यूज को फेस करना पड़ता है. और जो एडमिटेड पेशेंट है उसमें 10 में से 1 पेशेंट को
इन इश्यूज को फेस करना पड़ता है. सो ये नंबर, इफ यू अकाउंट द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट दैट हॉस्पिटल हैज इन ऑल ओवर द कंट्री, तो यू विल रियलाइज कि ये 4 आउट ऑफ 10 या 1 आउट ऑफ 10 नंबर जो एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट होगा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है. और इतने पेशेंट जो है वो सेफ्टी से दूर है, वो दे आर रिस्क प्रोन टू द पेशेंट सेफ्टी कंसर्न्स. ठीक है, वही यहाँ मेंशन हुआ है कि WHO का डेटा है ये, दैट 1 in 10 पेशेंट सफर फ्रॉम हार्म ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन. एंड जो आउट पेशेंट केयर है, मतलब जो OPD है, द फिगर इज राइजेस टू 4 आउट ऑफ 10. 4 लोग 10 में से मतलब दे सफर फ्रॉम हार्म. अब ये इंडिया के बारे में कुछ स्पेसिफिक की इश्यूज है, इंडिया के पेक्युलर इश्यूज है. वो क्या है? एक, इंडिया में जो क्रोनिक डिसीजेस है उनका बर्डन बढ़ रहा है. देयर इज अ राइजिंग बर्डन ऑफ क्रोनिक डिसीजेस. फॉर एग्जांपल डायबिटिक, कैंसर या हार्ट डिसीज या फिर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो है, these diseases demand long term and frequent treatment. इनका one time solution नहीं है. You need to get hospitalized, you need to follow through, you have to take continuous care or the treatment from the hospitals or from the clinic, है ना. तो ये chronic disease का burden बहुत बड़ा होता है. And that is why जो lapse है, जो mistake है medical हॉस्पिटल्स या डॉक्टर से होने की, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी या पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है. सेकंड की इशू क्या है इंडिया के बारे में? इंडिया में एक पॉइंट्स ऑफ हार्म जो है वो दोज आर मल्टीपल, है ना. फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आपकी ऑलरेडी इम्यूनिटी लो है, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड और गेटिंग एक्सपोज टू डिफरेंट इन्फेक्शंस इन ऑफिस इन हॉस्पिटल इज वे हायर. वहाँ पे डिफरेंट टाइप के मरीज आए होता है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेशेंट सफरिंग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलनेसेस, एंड सिंस यू आर विजिटिंग देयर, योर vulnerabilities are higher. You're exposed to different types of diseases, different types of infections, so probability of you suffering from those as well increases. Then unsafe transfusion मतलब खून का सप्लाई करना जो होता है, ब्लड ट्रांसफर वगैरह, वो अनसेफ है कि कई कुछ जगहों पे. देन देयर आर इश्यूज ऑफ ब्लड क्लॉट्स, है ना. फिर कई बार जो प्रिस्क्रिप्शंस दिया जाता है उसमें एरर हो जाता है, कई बार डायग्नोसिस में डिले हो जाता है, कभी कभी ऐसी चीजें जो आसानी से प्रिवेंट हो सकती लेकिन वो नहीं हो पाती है. सो ये जो दीज काइंड ऑफ थिंग्स इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग ऑफ पेशेंट्स. द थर्ड क्रिटिकल इशू दैट इंडिया हैज इज सिस्टमेटिक चैलेंजेस. जो इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस है वो है, जैसे कि ओवर बर्डन स्टाफ है. अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, यू विल सी द डिफरेंट पिक्चर. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इफ यू गो, यू विल सी कि एक डॉक्टर के पीछे बहुत ज्यादा पेशेंट का वर्कलोड है. जो मेडिसिनल सिस्टम है, जो नर्सिंग सिस्टम है, जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को देखने वाला सिस्टम है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है. हाउसकीपिंग से लेकर क्लीनिंग से लेकर सैनिटाइजेशन से लेकर हाइजीन मेंटेनेंस से लेकर हर सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेसिव बर्डन है. सो व्हाट वी हैव इज ओवरवर्क स्टाफ, वी हैव इशू ऑफ एट्रिशन. एट्रिशन मतलब काम छोड़कर चले जाने वाले लोग. फिर फटीग बिल्डअप होता है, थकावट बिल्डअप होती है, एंड इनएडेक्वेट स्टाफिंग. कुछ हॉस्पिटल जैसे है कि जो मल्टी स्पेशलिटी केयर यूनिट है, उनके इंटर डिपार्टमेंटल में कोऑर्डिनेशन जो है वो पोर है. देन पेशेंट्स भी है जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, कई बार वो अनइन्फॉर्म्ड होता है. दे आर नॉट हाईली एजुकेटेड. इवन दोज हु आर एजुकेटेड, दे डू नॉट आस्क द राइट क्वेश्चन, दे डू नॉट गेट इन्फॉर्म्ड, they are not aware about the protocols or the exact illness they are going through or the procedures they need to follow, है ना. सो पेशेंट्स के बीच में भी लैक ऑफ अवेयरनेस है. दे आर हेजिटेंट टू आस्क क्वेश्चंस, सो दैट एड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिस्टम. तो इसके लिए अब तक गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए या जो इंस्टीट्यूशनल मेजर लिए गए वो क्या है, विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट.
आप इसके डिटेल जो है वो पीडीएफ को एक्सेस करके देख सकते हो। एक 2018 से 25 लगभग 8 साल के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क था, दैट वाज नेशनल पेशेंट सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क 2018 से 2025। ये आर्टिकल का डिस्कशन करने का पर्पस ही ये है कि इस साल ये फ्रेमवर्क खत्म हो रहा है। सो इट इज अ हाई टाइम दैट वी लुक बैक, इंट्रोस्पेक्ट, वी स्टडी एंड एनालाइज कि ये फ्रेमवर्क से कितना बेनिफिट हुआ, इस फ्रेमवर्क की वजह से क्या नुकसान हुआ, इस फ्रेमवर्क में क्या इंप्रूव करना जरूरी है, इस फ्रेमवर्क के इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू व्हाट वी हैव लर्न, व्हाट आर द लेसन्स लर्न व्हिच कैन बी inculcated in our next step in order to increase even more safety for the patients. फिर NABH जो है, NABH is accreditation board, जैसे NAC होता है जो यूनिवर्सिटी को accreditation देता है, सर्टिफिकेशन देता है, वैसे NABH जो है वो हॉस्पिटल्स को सर्टिफिकेशन देता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये एक सर्टिफिकेशन एजेंसी है ना। तो इन्होंने अपने कुछ बेंचमार्क सेट किए हुए कि सर्टन बेंचमार्क्स को अगर आप फुलफिल करते हो तो ही आपको वो रिकॉग्निशन मिलता है। फॉर एग्जांपल मतलब वो इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में बेंचमार्क्स हैं, फिर पेशेंट्स के अधिकारों के बारे में बेंचमार्क्स है, एंड देन मेडिकेशन सेफ्टी के बारे में बेंचमार्क्स है। अब फिर भी इतना होने के बाद भी इवन आफ्टर दी having the facility to get credited, accredited, getting that certificate, पूरे इंडिया में not even 5% hospitals are certified from NABH। इनसे accreditation 5% से भी कम हॉस्पिटल को मिला हुआ है ना। Yet less than 5% of the hospitals are accredited by NABH। देन गवर्नमेंट में फार्माकोविजिलेंस नेटवर्क को भी एस्टैब्लिश किया है। फार्माकोविजिलेंस, फार्मा को मतलब जो मेडिसिनल इकोसिस्टम है वो, और उसके ऊपर विजिलेंस रखने वाला नेटवर्क। मेडिसिनल प्रैक्टिसेस जो मेडिसिन जो दिए जाते हैं ओवर द काउंटर प्रिस्क्राइब मेडिसिन, जो फार्मास्यूटिकल्स है, इंडस्ट्रीज है, उनके बारे में एक विजिलेंस रखने के लिए एक नेटवर्क बिल्ड किया गया है। इट इज फॉर टू रिपोर्ट के ड्रग का रिएक्शन क्या हो रहा है, अगर एडवर्स किसी ड्रग का एडवर्स रिएक्शन हो रहा है, सो दैट नीड्स टू बी रिपोर्टेड एंड दैट इज अंडरस्टूड, दैट इज स्टडीड, दैट इज एनालाइज्ड एंड कलेक्टेड बाय फार्माकोविजिलेंस नेटवर्क। दीज आर द गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स टेकन सो फार, है ना। तो इसमें कुछ सिविल सोसाइटी और अदर स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व है, जैसे कि सिविल सोसाइटी का एक इनिशिएटिव है, इट्स नेम इज पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव ऑफ इंडिया फाउंडेशन। ये एक फाउंडेशन है, एनजीओ काइंड ऑफ है। देन देयर इज अनदर वन, पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी फाउंडेशन, अवेयरनेस कैंपेन चलाता है। कुछ रोल मीडिया का भी है, बाय हाईलाइटिंग मीडिया, कई बार आपको देखा होगा कि मेडिसिनल फेलियर जो है, डॉक्टर से होने वाली गलती जो है, जिसको कई बार हाईलाइट कर देता है। इट हाईलाइटिंग बोथ फेलियर्स एंड सक्सेसफुल सेफ्टी मॉडल्स। देन एकेडमिया का भी रोल है, कॉर्पोरेट्स का भी रोल है, एंड टेक इनोवेटर्स का भी इसमें रोल है टू मैनेज द डिजिटल वर्क फ्लो। मतलब कुछ हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शंस को फ्लैग करने के लिए, उसको रिपोर्ट करने के लिए डिजिटल इनोवेटर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। वर्ल्ड ओवर व्हाट इज ग्लोबल लेसन्स एंड व्हाट आर पॉलिसी लेसन्स। एक जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक पेशेंट के सेफ्टी का एक्शन प्लान बनाया, ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी एक्शन प्लान, है ना। दिस एक्शन प्लान कॉल्स, मतलब दिस एक्शन प्लान वारंट्स for embedding safety into every level of healthcare system, from beginning, from admission, from diagnosis, from treatment to recovery and post recovery। हर जगह पे सेफ्टी के प्रोटोकॉल को इनकलकेट करना, उसको एम्बेड करना, उसको इंटीग्रेट करना, वो नेसेसिटी है। ये WHO का ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी एक्शन प्लान बताता है ना। देन
WHO की तरह, मतलब जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है उनका ही एक पेशेंट एडवाइजरी काउंसिल है, PSCs कहा जाता है. इट हैज प्रूवन ग्लोबली, इसे ग्लोबली प्रूव किया है टू इम्प्रूव सेफ्टी, कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट. ये कुछ ऐसी चीज है जो इंडिया इससे सीख सकता है. इंडिया कैन अडॉप्ट दिस टूल, है ना. अब इस सिचुएशन से वे फॉरवर्ड क्या है, एक सिंस ये जो इंडिया का जो फ्रेमवर्क है पेशेंट सेफ्टी का 2018 से 25 का, दिस इज अबाउट टू एंड. सो वी नीड टू restructure our focus, restructure our inputs. We need to emphasize on the lessons learned and inculcate those in the next step, है ना. तो आप हम जो एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग होता है, उसमें भी पेशेंट सेफ्टी को इंटीग्रेट करना इज अ नेसेसिटी. जो सर्टिफिकेशन है, जैसे कि NABH का हमने देखा कि NABH एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट देता है फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, वो लेस देन 5% है. सो व्हाट इज द, इट इज नॉट सर्विंग इट्स पर्पस, राइट. सो द नंबर ऑफ एक्रेडिटेशन और द मॉनिटरिंग सिस्टम का जो एक्सेस है उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है. अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना जरूरी है. और जो केयर वाला है, लाइक वी सॉ कि हमारे इंडिया में जो पेशेंट्स है दे आर पैसिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ द हेल्थ केयर इकोसिस्टम. In order to improve it, the patients which are participating in this ecosystem, they should themselves feel active. They should actively participate in this whole structure, है ना. They should ask questions. They should be more aware. They should be concerned about their rights. They should be concerned about the safety measures being taken. ये उनके तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है ना. एंड देन एक नेशनल लेवल का पेशेंट सेफ्टी मूवमेंट को बिल्ड करना इज अ नेसेसिटी, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, सिविल सोसाइटी से लेकर मीडिया, गवर्नमेंट, पेशेंट्स, डॉक्टर्स, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, ये सब एक साथ मिलकर एक नेशनल पेशेंट मूवमेंट को जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. अब एक छोटा सा डेटा वाला फैक्ट देख लेते हैं. आइडियली अगर आप ओवरऑल देखोगे तो WHO ये कहता है कि हर 1000 पेशेंट्स के पीछे देयर शुड बी वन डॉक्टर. एवरी 1000 पेशेंट शुड हैव वन डॉक्टर. इंडिया में ये रेट बेटर है. इंडिया में देयर आर मोर डॉक्टर्स, लेकिन वो बहुत ज्यादा अनइक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना. मतलब जो अल्ट्रा रिच या अल्ट्रा अर्बन हॉस्पिटल्स है, लग्जरियस हॉस्पिटल है, उसमें पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स पर डॉक्टर बहुत लो है. वेर एज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जो पेरी अर्बन या रूरल एरियाज में है, वहां पे नंबर ऑफ पेशेंट्स पर डॉक्टर आर वेरी हाई. बट इन टोटल अगर आप एवरेज देखोगे तो इंडिया का एवरेज इज बेटर देन दी WHO's रिक्वायरमेंट, है ना. फॉर एग्जाम्पल इंडिया का क्या है, 1:811, मतलब हर 800 पेशेंट के पीछे एक डॉक्टर है. WHO का स्टैंडर्ड है 1 as per 1000 पॉपुलेशन. सो इंडिया का बेटर है, येट मिसमैच, सिस्टमेटिक एरर्स, इसकी वजह से वी आर फेसिंग दिस इश्यूज. Please take 30 seconds to go through this question. Try to attempt this. Consider the following statement about patient safety initiatives in India. The National Patient Safety Implementation Framework 2018 to 25 provides a roadmap for embedding safety into clinical programs. Correct. So option C is eliminated. The National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers is responsible for monitoring adverse drug reaction. Is it?
योर आंसर इज, उसके लिए फार्माको विजिलेंस नेटवर्क है, राइट। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, सोसाइटल पर्सपेक्टिव से ये बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज ड्रग डिलीवरी या ड्रग का मिनास जो है, ड्रग मनी जो है, दैट स्पॉन्सर्स द टेररिज्म, नॉट जस्ट टेररिज्म, इट क्रिएट्स chaos, इट मेक्स यंग पॉपुलेशन एडिक्ट एंड इट टेक्स कंट्रोल ऑफ देयर बिहेवियरल पैटर्न, है ना। सोसाइटी में बहुत chaos क्रिएट कर देता है ड्रग एडिक्शन को। अब ये न्यूज़ किस कंटेक्स्ट में डिस्कशन में है कि जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, पंजाब, स्पेशली पंजाब राजस्थान के बॉर्डर पे, देयर हैज बीन अ मैसिव, आई एम रिपीटिंग, मैसिव इंक्रीज इन ड्रग स्मगलिंग विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, है ना। वो कितना ज्यादा हुआ है, आप अभी स्टैटिस्टिक देख के आप शॉक हो जाओगे। एनसीबी जो है, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इनका रिपोर्ट आया है 2024 का एनुअल रिपोर्ट जो रिसेंटली रिलीज हुआ। इट हैज हाईलाइटेड अलार्मिंग राइज, एक्सट्रीम राइज ऑफ ड्रोन ड्रिवन ड्रग ड्रॉप्स along the India-Pakistan border, particularly in Punjab, reflecting the nature of drug, evolving nature of drug trafficking. इसमें ड्रोन्स, डार्क नेट, क्रिप्टो करेंसी, इन मैकेनिज्म का यूज किया गया है कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके से मिसयूज हो रहा है, इसका एक एग्जांपल है ना। एंड देन इसका इंडिया का वल्नरेबिलिटी, जो उसका ज्योग्राफिक लोकेशन है, क्योंकि इंडिया ड्रग क्रिसेंट एंड ड्रग ट्रायंगल के बीच में आता है। अब ड्रग क्रिसेंट क्या है, ड्रग ट्रायंगल क्या है, मैं आपको मैप से एक्सप्लेन करता हूँ, बट अभी के लिए ये समझिए कि इंडिया का जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, इट इज एग्जैक्टली बिटवीन ड्रग क्रिसेंट एंड ड्रग ट्रायंगल। जो ड्रग के एपी सेंटर्स है वर्ल्ड के, उनके बीच में इंडिया ज्योग्राफिकली लोकेटेड है और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश होती है। अब लेट्स टेक कॉग्निजेंस ऑफ फ्यू फैक्ट्स। ड्रोन ड्रिवन जो स्मगलिंग है कितना हुआ है ना। 2021 में सिर्फ 3 केसेस थे। देयर वर ओनली 3 केसेस इन 2021। विद इन नेक्स्ट 3 years in 2024 द नंबर वर 180। 3 साल में 3 केसेस से 180 केसेस हो गए। यू कैन सी कितने, लाइक 100, 300, 400, 600 टाइम्स मोर परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इन जस्ट विद इन 3 years। जो डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है पंजाब के, वो सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब स्पेशली तान तरन, अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, ये ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है ना। जो नार्कोटिक्स उनमें कैप्चर किया गया है, जो सीज किया गया है, जिसका स्मगलिंग हो रहा है, उसमें ज्यादा हेरोइन और ओपियम है, ठीक है। अब ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। द मोमेंट somebody else is controlling your mind, somebody is making you addicted to some drug or getting you intoxicated, वो 2 लेवल पे थ्रेट करता है। एक एडिक्शन लेवल पे आपको कंट्रोल कर लेता है, और दूसरा उससे जो पैसा बनाता है, ड्रग से जो पैसे जाते हैं, वो टेररिज्म को ही फंड करता है, ठीक है। सो इसलिए वो सीवियर नेशनल कंसर्न बन जाता है। सो 2024 में जो लॉ एनफोर्समेंट ने एक्शन लिए, लॉ एनफोर्समेंट मतलब स्टेट पुलिस हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो गए, जो विजिलेंस नेटवर्क्स है वो हो गए, या एनसीबी हो गया, इन्होंने अलग अलग लेवल पे एक्शन लिया गया था, है ना। इस एक्शन में 2024 में लगभग 97,000 केसेस को रजिस्टर किया गया, एंड बिकॉज ऑफ दीज ऑलमोस्ट 1,22,000 लोग अरेस्ट भी हुए। इन 1,22,000 में फॉरेन नेशनल्स भी थे, जो लगभग 35-36 कंट्रीज से आता है। तो इतना बड़ा नेटवर्क है कि जो इसमें रोल प्ले कर रहा था। जो टोटल सीजन जो माल पकड़ा गया, दैट इज अराउंड 13,500 क्विंटल्स, जिसमें कैनबिस है एंड ओपिएट्स इंक्लूडिंग हीरोइन भी है ना। ये एक अच्छा है कि इसका जो कन्विक्शन रेट है दैट इज क्वाइट हाई, मतलब ये रिलेटिवली ये 60%, 61% लोगों का कन्विक्शन रेट है। जितने केसेस दर्ज होते हैं उसमें से मिनिमम
61% है जिनको कन्विक्शन तक लेकर जाने में सक्सेसफुल होता है। इट ऑल्सो मीन्स जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो ऑन पेपर जो रूल्स रेगुलेशन जो लॉज डिप्लॉय करती है, जो एविडेंसेस गैदर करती है, दोज आर वेरी सॉलिड। अनलेस दोज आर सॉलिड आप कोर्ट में स्टैंड ही नहीं कर पाओगे, है ना। सो इट इज ऑल्सो इन अ वे एग्जाम्पल कि ये कितना डॉक्यूमेंट साउंड है इनके केसेस। इमर्जिंग रूट्स एंड ट्रेंड्स, डार्क नेट, क्रिप्टो करेंसी, डार्क वेब, इनका यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो गया है ना। जो कोस्टल रूट्स है, जो हमारे कोस्टल स्टेट्स है, वहां से भी नार्कोटिक्स का एंट्री पॉइंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इंडिया हैज बिकम अ की ट्रांजिट हब इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। अब लाइक मैंने कहा कि एक ड्रग क्रिसेंट है और एक ड्रग ट्रायंगल है। ड्रग क्रिसेंट जो है वो यहाँ है। ड्रग क्रिसेंट में 3 कंट्रीज है। आई चेंज द कलर टू हाईलाइट। ड्रग क्रिसेंट में 3 कंट्रीज है। ये वाला जो है क्रिसेंट का मतलब होता है ये चांद के जैसा शेप जो है ना, ये ट्रायंगुलर, ये 3 कंट्रीज है। एक है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है ईरान। ये 3 कंट्रीज ड्रग क्रिसेंट में एंड ड्रग ट्रायंगल में है म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। अगर आप देखोगे ये ड्रग ट्रायंगल एंड ड्रग क्रिसेंट, ये दोनों के बीच में इंडिया है। एंड इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन ये भी है कि ये पूरा ओशन है ना, इंडियन ओशन के बीच में है। तो इंडिया बिकम्स ट्रांजिट हब इन दिस होल रीजन। ये आर्टिकल में कुछ चैलेंजेस को हाईलाइट किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर ड्रोन का मिस यूज हो रहा है, डार्क नेट का मिसयूज हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी का मिसयूज हो रहा है, सेंट्रल एजेंसीज कैसे इनके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे जब टेक्नोलॉजी को इतना एक्सट्रीम लेवल पे मिसयूज किया जा रहा है। देन ज्योग्राफिक वल्नरेबिलिटीज है, क्योंकि इंडिया का प्रॉक्सिमिटी इज विद गोल्डन क्रिसेंट एज वेल एज गोल्डन ट्रायंगल। इट इज नॉट गोल्डन क्रिसेंट, इट इज ड्रग और डेथ क्रिसेंट। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी में एंड कोस्टल सिक्योरिटी में कुछ गैप्स है। डिफरेंट इंस्टीट्यूट काम करते हैं, कई इंडियन कोस्ट गार्ड कर रहा है, कई बीएसएफ कर रहा है, कई स्टेट पुलिस कर रही है। इंटरलिंकेजेस बिटवीन द इंस्टीट्यूशन के बीच में भी कुछ गैप्स है जिसको फिल करना जरूरी है ना। देन जुडिशियल बैकलॉग भी बचा पड़ा है, कुछ लगभग 2500 एनसीबी के केसेस है जो ट्रायल के लिए पेंडिंग है। देन कुछ इंटरनेशनल लिंकेजेस है और फॉरेन नेशनल्स इन्वॉल्वमेंट भी है इस पूरे स्ट्रक्चर में। So let's solve this question quickly. The majority of drug seizure in India in 2024 were cannabis and opiates. Second, the death triangle refers to Afghanistan, Pakistan and Iran as the primary source of heroin. अगर आपने नोटिस किया हो तो सेकेंड स्टेटमेंट में दे हैव रेफर्ड डेथ ट्रायंगल टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। ये रॉन्ग है। व्हाई? बिकॉज अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान आर डेथ का क्रिसेंट। डेथ ट्रायंगल इज म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस, है ना। ये 3 कंट्रीज थे, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। 2 गॉन, 2 गॉन, 2 गॉन। आंसर इज बी ओनली। आपको स्टेटमेंट 3 और 4 पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अगर आपने एक भी स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया 99% यू विल रीच टू द करेक्ट आंसर। अब ये आर्टिकल है व्हाई हिमालयन स्टेट्स स्पेशली हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड आर एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम क्लाइमेटिक
हजार्ड्स, क्लाउड बर्स्ट, एक्सट्रीम रेनफॉल, ये डिजास्टर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग, हाउ इज इट लिंक्ड विद द क्लाइमेट चेंज, इसको ये एनालाइज करता है। दिस पर्टिकुलर चैप्टर इट इज फ्रॉम GS1 एंड GS3, जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में ये लिंक कर लेता है, ठीक है। फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट एक्सेट्रा। इसका कंटेक्स्ट क्या है? इन लास्ट 1 month, like 1 or 2 months, we have been continuously hearing about the news of cloud burst. We have been continuously hearing about the extreme pouring of rainfalls, extreme pouring of slush, mud, अचानक से फ्लड आ जाता है ना, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ये हम बार बार पिछले कुछ महीनों से सुन रहे हैं, ठीक है, स्पेशली इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, रेनफॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे तो टेक्निकली हिमालयस की हिस्ट्री रही है कि इस तरीके की इवेंट हिमालयस में हमेशा से होते रहे, पर डिफरेंस ये है कि अब उनका इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ये बढ़ गया है। इन रिसेंट पास्ट द इंटेंसिटी एंड frequency of such events has increased exponentially. Next question is, जो hilly regions है, जो पहाड़ी areas है, why these regions receive more rainfall? Geographical aspect है ये, geographical जो factors रेनफॉल में कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन मॉनसून सिस्टम में, उसके बारे में अगर आपको पता है, उसके बारे में आपने अगर पढ़ा है, तो आपके लिए इसको समझना बहुत इजी है, ठीक है। क्या होता है, जो क्लाउड्स विच ब्रिंग द मॉइस्चर, रेन बेयरिंग क्लाउड जो है, दैट कम दे आर लो प्रेशर सिस्टम्स, है ना, जो बे ऑफ बंगाल से अंदर एंटर करते हैं। नाउ दोज आर ट्रैवलिंग फर्दर नॉर्थ देन यूजुअल, जो नॉर्मली जिस डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करते थे उससे काफी नॉर्थ में वो पिछले कुछ महीनों से ड्राइव कर रहे, ऊपर तक जा रहे हैं। फिर ये कैलकुलेशन में दिख रहा है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, दैट हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 35% मोर रेन देन द एनुअल एवरेज। नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिकॉर्डेड 34% सरप्लस रेनफॉल इन ऑगस्ट अलोन, एंड सितंबर का जो अब तक का रेनफॉल रहा है, दैट इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट 67% अबव द नॉर्मल। तो नॉर्थ वेस्ट में ये ज्यादा, एवरेज से ज्यादा बारिश क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल से जो लो प्रेशर रेन बेयरिंग क्लाउड जो है, वो एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट तक जा पा रहे हैं, दे कुड ट्रेवल टिल द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट। जो माउंटेनस रीजन है, वहां पे कुछ फेवरेबल कंडीशंस डेवलप हो जाती है, विच हेल्प द एयर राइज स्विफ्टली। एयर अचानक से ऊपर जा सकता है, लाइक इमीडिएटली, क्योंकि आपको वो स्लैंटिंग स्लोप है, पीछे से क्लाउड स्पीड में आ रहे हैं, तो द क्लाउड्स क्लाइम वेरी रैपिडली। सिंस क्लाउड क्लाइम रैपिडली, दे रिलीज हीट वेरी रैपिडली, they cool down very rapidly, and the instant cooling of cloud which are carrying the moisture converts that into rain, condensation हो जाता है, and heavy rainfall उस रीजन में आप एक्सपीरियंस करते हो। मैसिव क्लाउड्स बनकर वो रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंसेशन होके रेनफॉल हेवीली हो जाता है। अब ये क्वेश्चन इज, व्हाई हिली रीजन्स आर मोर वल्नरेबल्स। प्लेन्स में क्या है, अगर ज्यादा रेनफॉल हुआ भी तो दैट ड्रेन्स आउट इनटू द रिवर सिस्टम, रिवर्स में आके वो मिल जाता है। हिल्स में क्या है, एक्सट्रीम रेनफॉल ट्रिगर्स लैंडस्लाइड, क्योंकि स्पेशली इन केस ऑफ हिमालयस लैंड सॉफ्ट है, मिट्टी खुरदुरी है, भुरभुरी है, वो सॉलिडिफाइड मिट्टी नहीं है। अनलाइक डेक्कन पेनिनसुला, वो सॉलिड स्ट्रक्चर में नहीं है, वो हल्का सा है, थोड़ा नरम सा है, वहां पे लैंडस्लाइड इजीली हो जाता है। हेवी मॉइस्चर विल लीड टू मड स्लाइड्स, फिर फ्लैश फ्लड्स, एंड ये फ्लैश फ्लड्स ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बिकॉज इट कैरीज सॉइल, ग्रेवल एंड डेब्रिस। कुछ रिवर्स है जो ब्लॉक हो रखी है, कुछ कंस्ट्रक्शन बन गया है, कुछ इंक्रोचमेंट हो गया है, कहीं पे बराजेस बन गए, इन सबके वजह से रिवर ब्लॉकेड जनरेट हो जाता है। जब रिवर ब्लॉकेड जनरेट हो जाता है, तब जो वाटर, एक्सेसिव वाटर है और जो मड है, दैट एंटर्स इनटू द सेटलमेंट्स,
रोड ब्रिजेस सबको डिस्ट्रॉय करते हुए सेटलमेंट्स के अंदर घुस जाता है एंड कॉजेज मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज। सारे के सारे जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं ना, वो सारे के सारे डिजास्टर नहीं है। नॉट ऑल क्लाउड बर्स्ट आर डिजास्टर, नॉट ऑल क्लाउड बर्स्ट आर प्रॉब्लमेटिक। वो कुछ ही होते हैं, स्पेशली जो स्लोप की जो स्टेबिलिटी है या जो सॉइल जो है उसका सैचुरेशन कितना है, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। रिवर फ्लो कहाँ पर है, दैट इज व्हाट कन्वर्ट्स natural outpouring or the cloud burst into a calamity। इसमें क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है? सो क्लाइमेट चेंज का रोल बहुत सा सिंपल है। जो वेस्ट ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो विंटर्स के शुरुआती दौरों में बारिश लेकर आते हैं मेडिटेरियन रीजन से। ये जो मेडिटेरियन रीजन है, यहाँ से कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्लाउड्स जो है वो मॉइस्चर कैरी करते आते हैं और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट से एंटर करते हैं इंडिया में, एंड दे कॉज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वाला रेनफॉल, है ना। बट जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज की वजह से साउथ में शिफ्ट हुआ, लिटिल बिट साउथ में। जो यूजुअली पार्ट ऑफ इट शुड हैव गॉन फ्रॉम अबव द हिमालयस, वो अब थोड़ा और नीचे से ट्रैवल कर रहा है। जब वो थोड़ा साउथ वर्ल्ड में शिफ्ट हो गया, सो नाउ देयर इज अ डबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस। वन, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आ रहा है एंड जो नॉर्मल रेन बेरिंग क्लाउड्स है जो बे ऑफ बंगाल से ऊपर की तरफ आ रही है, ये दोनों इस जगह पे मिक्स होता है एंड दे बिकम अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल थ्रेट। Global warming has increased the frequency of extreme rainfall and the dry spells. Further, it is मतलब साइंटिफिक स्टडीज ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, दे आर सिग्नलिंग कि जो आर्टिक रीजन है वहां पे जो आइस मेल्ट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक सिस्टम। सो वो आइस मेल्ट भी कुछ हद तक इंक्रीजिंग वाटर लेवल, इंक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर, इंक्रीजिंग शिफ्टिंग द पैटर्न्स ऑफ द बैंड्स, एयर विंड्स जो ट्रैवल करते हैं, जो पाथ वो फॉलो करते हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट करके इन्फ्लुएंस कर रहा है मॉनसून्स के वेरिएशंस को। बेसिक चैलेंजेस क्या है? जहां जगह मिली वहां पे लोगों ने घर बसा दिए, वहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, नदी के किनारे, नदी के बीच में, नदी के साइड में, हर जगह जहां जगह मिली वहां पे इंक्रोच कर दिया। कोई रिसोर्ट खोल दिया, कोई कैफे खोल दिया, किसी ने घर बना दिया, किसी ने सेटलमेंट डाल दी और रिवर के ऊपर इंक्रोचमेंट कर दिया। तो चैलेंजेस तो इसमें ये भी है कि ह्यूमन सेटलमेंट इंक्रीज हो गया है, रोड्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ये हिमालय के जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है उसके बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट पे तीन कंपोनेंट होते हैं, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इवैक्यूएशन होता है एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। ये तीनों के बीच में कुछ सिस्टमेटिक गैप्स बिल्डअप हो रहे हैं, उनको ब्रीच करना जरूरी है। एंड ये जो मॉनसून विंड है एंड जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इन दोनों का एक साथ आने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती है और ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में रिस्क को प्रेडिक्ट करना becomes even more difficult. So prediction of risk has become even more difficult or has become more complex. Let's quickly solve this MCQ. Consider the following statements regarding extreme rainfall in hilly regions.
The southward shift of western disturbances interacting with monsoonal system is increasing extreme rainfalls in the Himalayas. Correct. So statement option B is gone. In the plains, intense rainfall usually causes more flash floods than in hilly regions. Wrong. Statement 2 is wrong. Answer is 1 and 3. We don't even need to read the third statement. अब आगे के दो आर्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सिंपल है. AI पावर्ड होलोबॉक्स को यूज कर रहे हैं सरदार पटेल जी के लिए. होलोबॉक्स क्या होता है? एक वर्चुअल इंटरैक्टिव एक तरीके का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में उनके रियलिटी, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके हिस्ट्री, उनके इंसिडेंसेस को एक्सपीरियंस कर सकते हो. इट्स लाइक वेयरिंग अ गॉगल्स इन वॉचिंग थिंग्स इन 3D रियलिटी, है ना. ये AI पावर्ड होलोबॉक्स है टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एट जो दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय वहां पे सितंबर 17, 2015 मतलब आज जो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है वो लाइफ साइज मतलब एक्चुअल साइज का AI पावर्ड होलोबॉक्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉन्च कर रही है. इट इज अ वर्ल्ड फर्स्ट इनिशिएटिव इन म्यूजियम्स. दुनिया का पहली बार ऐसा होगा. AI की वजह से इट वुड बिकम एन इंटरैक्टिव टूल बॉक्स. इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस होगा ये with hyper realistic 3D avatar of पटेल सर. इसको जब आप एक्सपीरियंस करोगे तभी पता चल पाएगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट बता रहा है, जो न्यूज बता रहा है उसके हिसाब से there would be a 3D animated version of Sardar Patel ji which will help having that interactive sessions with him personally in that obviously AI driven 3D animation where you will get to learn about the history, about the past, about certain important incidences in modern India. ये आज ही क्यों लॉन्च किया गया? टू ऑनर द ऑपरेशन पोलो. ऑपरेशन पोलो क्यों था? टू इंक्लूड इंटीग्रेट हैदराबाद इन इंडिया. ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड है. इट इज इनोवेशन इन हेरिटेज प्रिजर्वेशन, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्ल्ड ओवर. एंड जो विजिटर्स है, इफ यू गो you will be able to interact with AI based holographic representations of national leaders. काफी innovative है. Once you experience it, once I experience myself, I'll be able to talk about it more. Like I said कि 1948 में जो ऑपरेशन पोलो हुआ था, that led to हैदराबाद इंटीग्रेशन विद इंडिया अंडर सरदार पटेल, उसको ऑनर करने के लिए इस डेट को यूज किया गया है. इस डेट को सेलिब्रेट करने के लिए सिंबोलिज्म ऑफ दिस डेट, है ना. फ्यूचर में क्या है कि जैसे आज पटेल सरदार पटेल जी के लिए किया गया, इन फ्यूचर दे आर प्लानिंग टू एक्सटेंड दिस होलोबॉक्स एक्सपीरियंस टू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एज वेल. लार्जेस्ट सिग्निफिकेंस क्या है? एक कि जो इंडिया का हेरिटेज है दैट विल बी ब्लेंडेड विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, है ना. And it will act as a bridge between past and the present, and it will inspire the youth. With reference to recently launched AI holobox at the Pradhan Mantri Sangrahalaya, consider the following statement. It is world's first museum initiative to enable visitors to hold lifelike interactive conversation with 3D avatar of national leaders. Correct. Statement 1 is correct. So this is gone. The inaugural holobox features Sardar Vallabhbhai Patel, and there are plans to introduce one of Dr. APJ Abdul Kalam in the future. Statement 2 is correct. So C is gone. The date chosen for the launch carries dual historical significance: the integration of Hyderabad into modern India Union and the birth anniversary of Prime Minister Narendra Modi in 1950. The answer is yes. All three of them are correct. So आज हमने कोशिश की है कि सारे आर्टिकल्स जो है वो क्विकली कवर किए जाए. Instead of investing like 50-55 minutes, we
are trying to reduce it to 35 minutes. Please comment, please give suggestions, please let us know कि इस तरीके का इंटरेक्टिव सेशन जो थोड़ा शॉर्टेंड है ये बेटर है या थोड़ा डिटेल वाला डिस्कशन वाला बेटर है. प्लीज लेट अस नो, हेल्प अस ग्रो and we will contribute even more in your success story. Thank you. Have a good day.